नमस्कार, माइटॉन चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। एक कहानी ऐसी भी, एपिसोड 219। बरसात की उस रात गेस्ट हाउस में आकर एक कार रुकी और 5 लड़के उससे उतरकर नीचे आए। चारों तरफ घनघोर अंधेरा था और बारिश अपने पूरे सबाब पर थी। कार की आवाज सुनते ही रेस्ट हाउस का केयर टेकर भी दरवाजा खोलकर कार की तरफ भागा। केयर टेकर रामू ने कहा, हो साहिब जी, आ गए आप? जिमी ने रामू की तरफ देखते हुए कहा, हाँ रामू काका, आप एक काम करो, गाड़ी से सामान निकाल कर अंदर ले आओ। जिमी ये बोलकर बाकी दोस्तों के साथ रेस्ट हाउस में चला गया। पांचों दोस्त अंदर आकर बड़े से हॉल में सोफे पर बैठ गए। मैडी अपने हाथ रगड़ते हुए बोला, यार यहाँ का मौसम तो बहुत ठंडा है। ये सुनते ही सोहन ने बाहर देखते हुए बोला, हाँ भाई, और बारिश तो देखो कितनी तेज हो रही है, जैसे सारा शहर बहा ले जाएगी। तभी सामान अंदर लाते हुए रामू ने बोला, ये पहाड़ी इलाका है बाबू लोग, यहाँ पल पल मौसम बदलता रहता है। जिमी ने रामू की तरफ देखते हुए बोला, अच्छा एक काम करिए रामू काका, आप जरा आग जला दीजिए, थोड़ा गर्मी ले लें हम लोग। शराब की बोतल निकालते हुए नीलेश ने बोला, सिर्फ आग से गर्मी नहीं आएगी, असली गर्मी तो इससे मिलेगी दोस्त। साथ में बैठे सोबित ने खुश होते हुए कहा, अरे वाह यार, अब तूने सही काम किया है। उनकी ये बातें करने तक रामू काका ने हॉल के बॉन फायर की जगह में एक अच्छी सी आग दहका दी थी और फिर उन लड़कों से बोला, आप लोग कपड़े बदल लीजिए साहब, तब तक मैं खाना लगा देता हूँ। पांचों ने पहले तो शराब पी, फिर कपड़े बदलकर डाइनिंग टेबल पर खाने के लिए आ गए। रामू काका ने सबको खाना खिलाया, फिर सब ऊपर बने कमरों में सोने चले गए। जिमी, मैडी और नीलेश एक रूम में सो गए। सोहन और सोबित दूसरे रूम में चले गए। रात अभी भी बाकी थी और बरसात भी। अचानक से एक तेज बिजली की कड़कड़ाती आवाज से नीलेश की आंखें खुल गई। जैसे ही उसने आंखें खोलते ही खिड़की की तरफ देखा तो उसे एक साया खिड़की के पास खड़ा दिखा। कौन है? कौन है वहां पर? कौन है वहां पर? ये कहते हुए नीलेश खिड़की की तरफ बढ़ा और खिड़की खोलकर बाहर देखने लगा। जब नीलेश ने बाहर देखा तो वहां कोई नहीं था और ये कमरा तो पहली मंजिल पर है, फिर कोई बालकनी भी नहीं है जिस पे खड़ा हुआ जाए, तो भला कोई कैसे हो सकता है? शायद ये मेरा वहम होगा। यही सोचते हुए नीलेश वापस अपने पलंग पर लेट गया। थोड़ी ही देर में उसे नींद भी आ गई। नीलेश को हिलाते हुए सोहन ने बोला, उठ साले, कितनी देर तक सोता रहेगा? यहाँ घूमने आया है या सोने? आंखें मलते हुए नीलेश उठा और कहने लगा, सुबह हो गई क्या? जिमी ने चाय का कप उसे थमाते हुए कहा, साले सुबह नहीं दोपहर होने वाली है। चाय का कप पकड़ते हुए नीलेश ने बोला, थैंक्स यार, इस चाय की ही जरूरत थी मुझे, सिर बहुत दर्द कर रहा है। इतने में सामने खड़े मैडी ने उसको चिढ़ाते हुए कहा, सिर दर्द हो रहा है? वाह, और पी ले तू, जब तुझको हजम नहीं होती है साले, पीता क्यों है तू? इतने में सोबित ने कहा, अच्छा चल उठ, अब तैयार हो जा, नाश्ता करके घूमने चलेंगे हम। सुबह के 10:30 बज रहे थे और रामू काका ने टेबल पर नाश्ता लगा दिया था। पांचों दोस्त नाश्ता करके निकल गए घूमने के लिए। दिन भर यूं ही घूमते फिरते शाम को पांचों थके हारे वापस रेस्ट हाउस पर पहुंचे। अंदर हॉल में पहुंचते ही सबके सब सोफे पर बैठ गए। जिमी ने सोफे पर लेटे लेटे ही आवाज लगाई, रामू काका, जरा बढ़िया सी मसालेदार चाय तो पिलाइए। थोड़ी ही देर में रामू काका 5 कप चाय और गर्मा गर्म पकौड़े लेके हॉल में आए और सेंटर टेबल पर रखकर चले गए। सब उठकर चाय और पकौड़े का मजा लेने लगे। तभी अचानक जिमी की नजर ऊपर वाले रूम की तरफ गई, जहां से एक आदमी निकल रहा था। उसने एक लंबा कोट और एक बड़ी सी हैट पहन रखी थी, लेकिन जिमी उसका चेहरा ठीक से नहीं देख पाया और जब तक जिमी उसका चेहरा देख पाता तब तक वो आदमी रूम में बगल वाली बनी गैलरी में चला गया। ये देखते ही गुस्से से जिमी ने जोर से रामू काका को आवाज लगाई, रामू काका इधर आइए आप। रामू काका के आते ही जिमी उन पर भड़क गया। मैंने आपको मना किया था ना
कि जब मैं आऊं तब किसी को रेस्ट हाउस में मत रुकवाया करिए, लेकिन आपको समझ नहीं आता क्या? रामू काका अपनी सफाई देते हुए बोले। लेकिन बाबू साहब, मैंने तो किसी को नहीं रुकवाया है यहाँ। इतना सुनते ही जिमी ने गुस्से में आंखें निकालकर रामू काका को कहा, झूठ मत बोलिए आप। मैंने अभी अभी वो कोने वाले कमरे से एक आदमी को निकलकर गैलरी में जाते देखा है। ये सुनकर हाथ जोड़कर रामू काका बोले, नहीं साहब जी, जैसे ही बड़े मालिक ने बताया कि आप अपने दोस्तों के साथ आने वाले हैं, तब से ही मैंने किसी की भी बुकिंग नहीं की। जिमी उठा और रामू काका को ऊपर ले जाते हुए बोला, चलिए आप मेरे साथ अभी के अभी ऊपर, मैं दिखाता हूँ कि कोई यहाँ है या नहीं। जैसे ही वो दोनों गैलरी में पहुंचे तो वहां कोई नहीं था। जिमी ने रामू काका की तरफ हैरानी से देखा और कहा, हो सकता है वो इस दोनों रूम में से किसी एक रूम में गया होगा। ये कहते हुए जिमी ने गैलरी में बने 2 रूम में से पहले रूम का दरवाजा खटखटाया। तभी तालों की तरफ इशारा करते हुए रामू काका ने कहा, बाबू साहब, ये दोनों ही रूम बंद हैं। ये देखिए, दोनों ही दरवाजों पे ताला लगा है और चाबी नीचे वाली अलमारी में है। बदहवास सा जिमी बोला, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने अभी अभी एक आदमी को देखा था इधर आते हुए। उसने एक लंबा सा कोट भी पहन रखा था और एक बड़ी सी हेड लगा रखी थी। जिमी की तरफ देखते हुए रामू काका ने कहा, आपको कोई धोखा हुआ है बाबू साहब। सिर को झटकते हुए जिमी बोला, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैंने अभी अभी यहाँ आते देखा है किसी को। तभी चारों दोस्त भी ऊपर आ गए। सोहन ने जिमी की तरफ देखते हुए पूछा, क्या हुआ यार, कौन था जिसको तूने देखा? रामू काका ने सीढ़ियाँ उतरते हुए बोला, कोई नहीं था बाबू साहब, छोटे बाबू साहब को धोखा हो गया था शायद। अच्छा, आप लोग अभी अपने कमरे में जाइए, आराम करिए, थोड़ी देर में मैं खाना तैयार होते ही आपको बुला लूंगा। 5 लोग एक ही रूम में बैठकर दिन भर की बातों में मस्त हो गए। सभी लोग बातों में मगन थे, लेकिन जिमी का ध्यान कहीं और ही था। उसके दिमाग से वो बात नहीं जा रही थी। जिमी उठा और फिर से गैलरी की तरफ गया और सोचने लगा कि आखिर वो आदमी कहाँ गायब हो गया। फिर वापस पलटकर वो अपने कमरे की तरफ चल दिया। अभी 2 कदम ही चला था कि उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। जिमी ने पलटकर पीछे देखा तो वहां कोई नहीं था। पैर पटकता हुआ जिमी आगे बढ़ गया। रात का खाना तैयार करके रामू काका ने उन लोगों को बुलाया। सभी खाना खाकर रेस्ट हाउस के गार्डन में टहलने चले गए। बातों में मशगूल सभी टहल रहे थे कि अचानक मैडी ने एक साया रेस्ट हाउस के पीछे जाते देखा। मैडी भागता हुआ रेस्ट हाउस के पीछे गया, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी बाकी चारों दोस्त भी उसके पीछे भागते हुए आए। सौबित ने बोला, क्या हुआ मैडी, क्यों तू इस तरफ ऐसे भागता हुआ आया यार? मैडी इधर उधर देखते हुए बोला, यार मैंने अभी अभी किसी को इधर आते हुए देखा है। ये सुनते ही जिमी ने कहा, लेकिन यहाँ तो कोई नहीं है यार। इतने में साथ खड़े सोहन ने भी बोला, हाँ यार यहाँ तो कोई नहीं है और हमने तो नहीं देखा किसी को आते हुए। शौबित ने फिर से बोला, ये तेरा वहम होगा यार, चलो अब चल के आराम करते हैं यार, मुझे तो बड़ी नींद आ रही है। सब अंदर आ गए और तभी फिर से एक साया रेस्ट हाउस के पीछे से निकलकर गार्डन की तरफ चला गया। इधर सोहन और सौबित अपने रूम में सोने चले गए और जिमी, मैडी और नीलेश वो दूसरे रूम में चले गए। तीनों अपने पलंग पर लेटे हुए थे। जिमी और नीलेश तो सो गए, लेकिन मैडी को नींद नहीं आ रही थी। वो सोच रहा था कि उसने किसी को रेस्ट हाउस के पीछे जाते देखा था, लेकिन उसके वहां पहुंचते ही वो कहाँ गायब हो गया। लेटे लेटे मैडी सोच ही रहा था कि उसकी नजर रूम की छत पर गई। डर से उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि एक साया छत से उल्टा लटका हुआ उसकी ही तरफ देख रहा था। मैडी पूरी ताकत से चिल्लाया। एकदम उठते ही जिमी ने पूछा, क्या हुआ यार, क्यों चिल्लाए तुम? नीलेश उसे हिलाता हुआ बोला, मैडी कुछ तो बोल यार, क्या हुआ तुझे?
दरवाजे पर खटखट की आवाज से तीनों का ध्यान टूटा और नीलेश आगे बढ़कर दरवाजा खोलने गया तो देखा कि सौबित बदहवास सा खड़ा हुआ था। तब तक मैडी भी कुछ संभल चुका था। बदहवास सा सौबित बोला, यार जल्दी चलो, देखो ना सोहन को क्या हो गया है। उसकी तरफ देखते हुए नीलेश ने कहा, हाँ यार, यहाँ भी मैडी को कुछ हो गया था, वो भी बहुत तेज चीखा। वो लोग पहले अंदर आए और मैडी से पूछा कि क्यों चीखा था वो, तो मैडी ने बताया कि एक काला साया उसने छत से लटकता हुआ देखा था। ये सारी बातें सुनने के बाद सब थोड़ा डर गए थे। तभी सोहन का ध्यान आते ही सौबित उन तीनों को लिए सोहन के पास पहुंचा। रूम में पहुंचते ही उन्होंने देखा कि सोहन दीवार की तरफ मुंह करके खड़ा था और कुछ बड़बड़ा रहा था। धीरे धीरे जिमी ने उसके करीब जाते हुए बोला, सोहन, सोहन क्या हुआ भाई, तू क्यों ऐसे खड़ा है? लेकिन सोहन अपनी ही धुन में कुछ कुछ बोले जा रहा था। धीरे से जिमी ने जैसे ही सोहन के कंधे पर हाथ रखा, वैसे ही एक बड़ा सा चमगादड़ भयानक आवाज में चीखता हुआ खिड़की पर आ बैठा। जिमी डरकर पीछे हट गया, लेकिन सोहन अभी भी वैसे ही खड़ा था। अंधेरे में चमगादड़ की लाल लाल आंखें चमक रही थी और एक तेज आवाज के साथ वो सोहन के सिर से छूता हुआ उड़ गया। थम की आवाज के साथ सोहन जमीन पर गिर गया। सोहन सोहन कहते हुए चारों दोस्त उसकी तरफ दौड़ते हैं और उसे उठाकर पलंग पर लिटा दिया। सोहन के माथे पर हाथ फेरता हुआ मैडी बोला, अरे इसे तो बहुत तेज बुखार है यार। सोहन को छूते हुए सौबित ने भी बोला, हाँ यार, इसका बदन तो बुरी तरह से तप रहा है। ये सुनते ही नीलेश ने कहा, जिमी हो सके तो किसी डॉक्टर को बुला ले यार। ठीक है, मैं अभी रामू काका को बोलकर किसी डॉक्टर को बुला लेता हूँ, कहता हुआ जिमी रामू काका को बोलने के लिए नीचे जाने लगा। तभी उसे फिर से वही लंबे कोट वाला आदमी किचन में जाते दिखा। जिमी भागता हुआ नीचे गया, सीधे जाकर किचन में घुस गया, लेकिन वहां कोई नहीं था। जिमी गहरी सोच में पड़ गया था कि मैंने अभी अभी उस आदमी को किचन में आते देखा था। जिमी अभी सोच ही रहा था कि तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। जिमी ने चौंकते हुए पीछे देखा तो वहां रामू काका खड़े थे। रामू काका ने जिमी की तरफ देखते हुए बोला, क्या हुआ बाबू साहब, कुछ चाहिए क्या आपको? जिमी ने थोड़ा हड़बड़ाते हुए बोला, रामू काका, अभी अभी मैंने उसी लंबे कोट वाले आदमी को किचन में घूमते हुए देखा है। किचन के अंदर घुसते हुए रामू काका ने बोला, लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं है साहब, मैंने आपको बोला था ना कि ये आपका वहम है। हैरान होते हुए जिमी ने बोला, लेकिन ये कैसे मुमकिन है? जब मैं सीढ़ियों से उतर रहा था तब उस आदमी को किचन में घुसते देखा था मैंने, और जैसे ही मैं नीचे आया मैंने किचन में भी देखा तो वो नहीं था। और सबसे बड़ी बात रामू काका कि यहाँ से कोई निकला भी नहीं है अभी तक। ये सुनते ही रामू काका ने पूछा, लेकिन आप इतनी रात को नीचे क्या करने आए हैं बाबू साहब? पानी तो आपके रूम में रख दिया था मैंने। याद करते हुए जिमी ने बोला, अरे हाँ, मैं वो ये कहने आया था नीचे, सोहन की तबीयत खराब हो गई है, तो हो सके तो किसी डॉक्टर को बुलवा दीजिए। रामू काका ने कहा, बाबू साहब, इस टाइम तो कोई डॉक्टर नहीं आएगा यहाँ, आप कहें तो मैं चलकर देख लूँ आपके दोस्त को। ठीक है काका, आप ही चलिए, देखिए क्या हुआ है उसे। ये कहते हुए जिमी रूम की तरफ चल पड़ता है और पीछे पीछे रामू काका भी। रूम पर पहुंचकर रामू काका ने सोहन को देखते हुए बोला, कुछ नहीं हुआ है, बस ठंड की वजह से बुखार आ गया है। मैं अभी काढ़ा लेकर आता हूँ, उसे पिला देने से सुबह तक बाबूजी ठीक हो जाएंगे। ये कहते हुए रामू काका काढ़ा लेने चले गए। थोड़ी ही देर में रामू काका काढ़ा लेकर आए और सोहन को पिलाते हुए कहा, सुबह तक बाबू साहब ठीक हो जाएंगे और इन्हें होश भी आ जाएगा। डरने की कोई बात नहीं है। अब आप लोग भी आराम करिए,
मैं यहीं रुक जाता हूँ बाबू साहब के साथ। सोबित वहीं अपने पलंग पर लेट गया। बाकी तीनों वापस अपने कमरे में चले गए। कमरे में आकर नीलेश ने मैडी से पूछा, भाई तूने जो ये साया देखा था सच में साया ही था या तेरा वहम था? नीलेश की ये बात सुनते ही मैडी ने बोला, यार मेरा वहम नहीं था वो, क्योंकि मैं तो जग ही रहा था, सोया ही नहीं मैं। नींद में होता तो मान लेता कि मेरा वहम है, पर वो खुली आंखों से देखा था मैंने। उन दोनों की बातें सुनते ही नीलेश ने बोला, यार मैं भी एक बात बोलूं, तुम यकीन करोगे? जिमी और मैडी ने एक दूसरे की तरफ देखते हुए बोला, हाँ बोलो क्या बात है? यार जिस रात हम यहाँ पर आए थे उस रात खिड़की पर काली परछाई देखी थी मैंने, और जब मैंने खिड़की खोली तो वहाँ कोई नहीं था। और बड़ी बात ये कि बाहर से कोई बिना सीढ़ी लगाए खिड़की तक आ ही नहीं सकता, क्योंकि खिड़की की तरफ कोई भी बालकनी नहीं है और ना ही ऐसा कुछ जिस पे खड़ा हुआ जा सके। मैंने तुम लोगों को पहले इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे लगा कि शराब के नशे में मुझे वहम हुआ है, लेकिन अब जिमी को भी कोई आदमी दिखा, और फिर आज मैडी को भी कोई साया दिखा, और फिर सोहन का ऐसा बर्ताव। भाई मुझे लगता है यहाँ कुछ है। जिमी कुछ सोचते हुए बोला, तू ठीक कह रहा है नीलेश, कुछ तो है यहाँ पर। मैं अभी जब नीचे गया था तब मैंने फिर से उस लंबे कोट वाले आदमी को किचन में घुसते देखा, लेकिन जब मैं उसके पीछे पीछे किचन तक पहुंचा तो वहां कोई नहीं था। तीनों बातें कर ही रहे थे कि अचानक उनके कमरे में किसी के चलने की आहट सुनाई दी। तीनों चौंक कर उधर देखने लगे, लेकिन उनको कोई नजर नहीं आया, और अचानक एक काला धुआं तेजी से खिड़की से बाहर निकल गया। तीनों भागकर खिड़की के पास आ गए और झांक कर नीचे देखने लगे तो वही एक काला साया नीचे खड़ा था। कौन है वहां? कौन है? ऐसा कहते हुए तीनों नीचे भागकर रेस्ट हाउस के पीछे पहुंचे तो वहां कोई नहीं था। तीनों को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर कौन था वो और इतनी जल्दी कहां गायब हो गया। तीनों ऊपर वापस कमरे में आ गए। उन सबके मन में अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। नींद उनकी आंखों से दूर हो चुकी थी। आंखों ही आंखों में उन्होंने रात काट दी। सुबह होते होते उनको नींद ने आ घेरा। अभी उनकी आंख लगी ही थी कि सोबित ने दरवाजा खटखटाया। अलसाए हुए जिमी ने उठकर दरवाजा खोला और सोबित अंदर आ गया। अंदर आकर बैठते हुए सोबित ने बोला, यार तुम लोग अभी तक सो ही रहे हो, उठो और तैयार हो जाओ। एक बार सोहन को चलकर डॉक्टर को दिखा देते हैं। वैसे तो अभी उसका बुखार उतर गया है, लेकिन अभी भी वो सोया ही है। उसकी आवाज सुनकर मैडी और नीलेश भी तब तक जाग गए थे। सोबित ने उनको देखते हुए बोला, क्या बात है यार, तुम लोगों को देखकर लग रहा है कि तुम तीनों रात भर सोए ही नहीं। मैडी ने फिर रात की सारी बात सोबित को बताई। सोबित को तो यकीन ही नहीं हो रहा था उनकी बातों पर, फिर भी वो चुपचाप सुनता रहा। फिर कुछ सोचते हुए जिमी से बोला, यार तुम रामू काका से पूछो, शायद उन्हें पता हो इस बारे में। जिमी थोड़ा उदास होकर बोला, यार कल रात जब मैं नीचे गया था तब बताया था उनको, लेकिन उन्होंने बोला कि आपका वहम है ये। इतने में सोबित ने बोला, खैर अभी छोड़ो सब, पहले चलकर सोहन को देखो। सब फिर मिलकर सोहन के कमरे में चले गए। सोहन को देखा तो सोहन अभी भी सो रहा था। नीलेश ने उसके पास जाकर धीरे से उसका नाम पुकारा। थोड़ा अचकचाते हुए सोहन ने अपनी आंखें खोल दी और डरते डरते उसने सबसे बोला, यार ये जगह बिल्कुल ठीक नहीं है, हमें वापस चलना चाहिए यहाँ से। कल वो काले साए ने मुझसे बोला कि जितनी जल्दी हो सके हम यहाँ से चले जाएं, नहीं तो वो हम कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। जिमी, मैडी और नीलेश एक साथ बोल पड़े, क्या काला साया? घबराए हुए सोहन ने बोला, हाँ काला साया। मैं जब रात को अपने पलंग पर लेटा था तो देखा एक काला साया खिड़की पर खड़ा था।
जैसे ही मैंने खिड़की खोली वैसे ही वो साया गायब हो गया। और जब मैं खिड़की बंद कर मुड़ा तो देखा वो काला साया मेरे पलंग पर था और अचानक से मेरे करीब आते ही धुआं बनकर मेरे एक कान में घुसकर दूसरे कान से निकलकर गायब हो गया। बस तभी मुझे उसकी बात सुनाई दी। ये सुनते ही शोभित ने बोला, यार ऐसे कैसे चले जाएं? हम ऐसे डर कर नहीं भाग सकते यहाँ से। शोभित की तरफ देखते हुए नीलेश ने कहा, तो हम क्या करेंगे भाई? शोभित ने आगे बोला, हम यहीं रहेंगे और पता करेंगे आखिर ये माजरा क्या है। हम किसी पंडित या तांत्रिक को बुलाकर लाएंगे और पता करेंगे कि कौन है वो काला साया। ठीक है, मैं अभी रामू काका को बोल के किसी पंडित या तांत्रिक को बुलाता हूँ, कहते हुए जिमी ने रामू काका को आवाज लगाई। रामू काका के आते ही जिमी ने सब बात बताई और किसी तांत्रिक को बुलाने के लिए कहा। थोड़ी ही देर के बाद रामू काका अपने साथ एक तांत्रिक को ले आए। तांत्रिक ने अपने पूजा करने का एक स्थान चुना और फिर अपने सारे तंत्र मंत्र और यंत्र निकालकर पूजा करने के लिए बैठ गया। उसने एक घेरा बना दिया था और पांचों दोस्त और रामू काका को उस घेरे में बैठा दिया था और हिदायत दी थी कि चाहे कुछ भी हो जाए इस घेरे के बाहर कोई भी नहीं निकलेगा। सबके बैठने के बाद उसने पूजा शुरू कर दी। थोड़ी ही देर में एक काला साया धुएं में बदलकर चारों तरफ फैल गया और उस घेरे के बाहर चारों तरफ घूमने लगा। बता कौन है तू और यहाँ क्या करने आया है? कहते हुए तांत्रिक ने मंत्र पढ़कर भभूत उस काले धुएं पर छिड़क दी। काला धुआं अभी काले साये में बदल गया था। लंबा कोट और बड़ी सी हैट लगाए हुए वो साया वहीं रुक गया। उसको देखते ही पांचों दोस्त डर गए और एक दूसरे को देखते हुए मन में ईश्वर का नाम लेने लगे। भभूत फिर से फेंकते हुए तांत्रिक ने पूछा, बोल तू यहाँ क्या कर रहा है और इन बच्चों को क्यों डरा रहा है? मेरा नाम रंजीत सिंह है और मैं यहाँ घूमने आया था। कहते हुए उस काले साये ने अपनी कहानी शुरू कर दी। मुझे नई नई जगह घूमने का बहुत शौक था। इसी वजह से मुझे जैसे ही छुट्टियां मिलती थी मैं घूमने निकल जाता था। ऐसे ही पिछले साल जाड़े की छुट्टियों में मैं यहाँ घूमने आया था। एक रात खाना खाकर गार्डन में मैं टहल रहा था कि टहलते टहलते मैं रेस्ट हाउस के पीछे चला गया। मुझे नहीं पता था कि वहाँ सेफ्टी टैंक बना है और अंधेरे में मुझे दिखा नहीं और मैं उसमें गिर गया। मैंने बहुत आवाज लगाई लेकिन किसी ने नहीं सुना और तभी बरसात शुरू हो गई। मैंने निकलने की बहुत कोशिश करी लेकिन मैं उससे नहीं निकल पाया और उस टैंक में बरसात का पानी भरने लगा। कीचड़ मिट्टी पानी की वजह से मैं उसी में दम घुटने की वजह से मर गया। उसकी कहानी सुनकर सबकी आंखों में पानी आ गया। तभी तांत्रिक ने कड़कड़ाती आवाज में पूछा, तू तो अपनी मौत मरा है, फिर क्यों इन बच्चों को परेशान कर रहा है? साये का बताना था, मैं किसी को परेशान नहीं कर रहा हूँ, ना ही किसी को परेशान करना चाहता हूँ। मैं तो बस अपनी मुक्ति चाहता हूँ। इसके बाद तांत्रिक ने बोला, ठीक है मैं तुझे मुक्ति दूंगा, लेकिन पहले तू यकीन दिला कि तू किसी को नुकसान नहीं पहुँचाएगा। इस पे साये का कहना था, बोलो तुम क्या चाहते हो कि मैं करूं जिससे तुम्हें यकीन हो जाए कि मुझे अपनी मुक्ति चाहिए, किसी को परेशान नहीं करना मुझे। ठीक है तो ऐसा कर, इस मटकी में आ जा। कहते हुए तांत्रिक ने मटकी का मुंह खोल दिया और साया उसमें घुस गया। उसके घुसते ही तांत्रिक ने उस मटकी का मुंह बंद कर दिया, उसके ऊपर रुद्राक्ष की माला रख दी। फिर रामू काका की तरफ देखकर बोला, क्या इसने जो बोला वो सच है? इस पे रामू काका का बताना था, जी महाराज, पिछले साल दिसंबर में रंजीत नाम का एक लड़का आया था, फिर एक रात अचानक वो गायब हो गया। मैंने पुलिस में दूसरे दिन रिपोर्ट भी लिखवाई थी। पुलिस ने खोजबीन भी की लेकिन कुछ पता नहीं चला। पुलिस ने उसके घर वालों को भी बुलाया था और ऊपर कोने वाले कमरे में रखा हुआ सामान उनके हवाले कर दिया था। उनके ही कहने पर 6 महीने बाद फाइल बंद कर दी गई क्योंकि वो लोग बार बार नहीं आ सकते थे। ये सारी बात सुनने के बाद तांत्रिक ने रामू काका से कहा, चलो अब ऐसा करो
कि हमें उस जगह ले चलो और दिखाओ किसमें गिरकर उसकी मौत हुई थी। तांत्रिक ने जिमी की तरफ देखते हुए बोला, पुलिस को खबर करो और इसके घर वालों को भी, और उनको बोलो जितनी जल्दी हो सके वो यहाँ आ जाएं। तुरंत ही जिमी ने पुलिस को और नीलेश ने रंजीत के घर वालों को फोन मिलाया। थोड़ी ही देर में पुलिस रेस्ट हाउस पहुंच गई। इंस्पेक्टर को तांत्रिक ने सारी बात बताई और खुदाई करवाने के लिए बोला। सारी बातें सुनने के बाद पुलिस ने जेसीबी मंगवाई और खुदाई शुरू कर दी। 2 घंटे की खुदाई के बाद उन्हें एक कंकाल मिला। सावधानी से उसको निकलवा के इंस्पेक्टर ने फोरेंसिक लैब में भिजवा दिया। दूसरे दिन तक रंजीत के परिवार के लोग आ गए थे और फोरेंसिक रिपोर्ट भी आ गई थी, जिसमें से साफ हो गया था कि उसकी मौत कीचड़ पानी में दम घुटने से हुई थी। कोई केस बनता नहीं था और रंजीत के घर वालों ने तो पहले ही फाइल बंद करवा दी थी। इसीलिए बिना किसी दिक्कत के रंजीत का कंकाल उनके घर वालों को सौंप दिया गया। तांत्रिक की मदद से रंजीत के घर वालों ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया। मटकी खोलकर तांत्रिक ने रंजीत के काले साये को भी आजाद कर दिया। आजाद होते ही वो काला साया सूरज की रोशनी में दूध जैसा सफेद होकर विलीन हो गया। काले साये को विलीन होता देख 5 दोस्त के चेहरे पे मुस्कान और दिल में सुकून था और उसी शाम को सब वापस अपने शहर लौट गए। और ये थी आज की एक कहानी, ऐसी भी।